गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। कक, क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कौवी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली
तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा, मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गौरी कवि कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कवि का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कवि का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गौरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कवि का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी, भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गौरी कवि से बहुत पिटने वाला है। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है। चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील। हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं। मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गौरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना। तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है। मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ। 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गौरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आसानी से दे देना। आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे। एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गौरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो।
चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कभी कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कौवी, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कभी दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या, डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कौवी आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कभी 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ, मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कभी तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कभी को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कभी भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कभी को ना पकड़ सके। चील गोरी कभी को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। गोरी कभी और कालू कौवे का एक बेटा था, वो उनकी इकलौती संतान था। वो दोनों अपने बेटे का बहुत ख्याल करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी, वो अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छी सेवा करती थी। गोरी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है, हमें बहू के रूप में एक बेटी मिली है। हाँ कालू जी, अब तो मेरी यही प्रार्थना है कि हमें पोता पोती की सूरत में कोई खुशी मिल जाए, हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाती हैं। आ गए मेरे बच्चे नदी से पानी पीकर? हाँ जी मम्मा, आ गए। ये लीजिए सासू माँ, ये मीठे मीठे अंगूर खाइए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो बहू। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों शहर वाले जंगल में ले जाओ और मेरी बहू को घुमा फिरा आओ। मगर सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी सासू माँ के साथ कुछ दिन अकेले बिता लूँगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करें। पिंकी बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोता पोती के साथ खेलें। फिर गोरी कवि अपनी बहू और बेटे को शहर वाले जंगल सैर करने के लिए भेज देती है।
फिर कुछ दिनों बाद शहर वाले जंगल में घूम फिर कर वो दोनों वापिस आ जाते हैं। एक दिन पिंकी कवि काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गोरी कवि भी पास में ही थी। क्या हुआ बहू? माँ जी कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। मुझे लगता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अभी वो दोनों ये बात ही कर रहे थे कि कालू कौवा और जग्गू कौवा भी आ जाता है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गोरी? जाओ, जल्दी से जाओ। फिर गोरी कवि अपनी बहू को साथ लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर पिंकी कवि का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गोरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, बस इसीलिए चक्कर आ गए थे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गोरी कवि को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ क्या हुआ आपको? जब बुलबुल डॉक्टर गोरी कवि का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ जी, आप परेशान ना हो सकता है ऊपर वाले ने मेरी ऐसे ही गोद भरनी हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। हाँ गोरी, तुम्हारी बहू ठीक कह रही है। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गोरी कवि और उसकी बहू घर चली जाती हैं। आ गई गोरी? क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गोरी कवि खामोश थी। माँ बताए ना, आप क्यों खामोश हैं? सासू माँ इसलिए खामोश है कि माँ मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद बनने वाली हैं। जग्गू कौवा ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से भाग जाता है। गोरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर पिंकी कवि अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आता है और गोरी कवि सबको यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो सब हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं।